नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है ककड़ी की कीमत। इसे लिखा है आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने। यह दिल्ली के बीते हुए दिनों की एक रईस की इज्जत की हृदयग्राही कहानी है। आज तो दिल्ली का सब रंग ढंग ही बिगड़ गया है। बाजार में, मकानों में, चाल ढाल में, सड़कों में, सब में विलायतीपन आ गया है। जब से दिल्ली भारत की राजधानी बनी है और नई दिल्ली की चकाबू को मात करने वाली विचित्र नगरी बसी है, तब से दिल्ली यद्यपि पंजाब से पृथक अलग सूबा बन गया है, फिर भी उसमें बुरी तरह से पंजाबीपन भर गया है। नई दिल्ली जब बस रही थी, तब ढेर के ढेर पंजाबी सिख और सभी उत्साही लोग, जिन्होंने पंजाब के गेहूं और उर्द एवं चने खाकर अपने शरीर बल को खूब वृद्धि दी है, नई दिल्ली पर चढ़ दौड़े। ठेकेदार से लेकर साधारण मजदूर तक पंजाब के साहसी पुरुष भर गए। उन्होंने नई दिल्ली में प्रारंभ में कौड़ियों के मोल जमीन ली और बस गए। अब दिल्ली में वे सरदार जी होकर मोटर दौड़ते हैं। वीर भोग्या वसुंधरा। दिल्ली के महीन आदमी न जाने कहाँ खो जाए। अब जगह जगह होटल खुल गए। लाइन की लाइन खालसा होटलों की दुकानें आप दिल्ली के बाजारों में देख सकते हैं, जहाँ झटका पकने का साइन बोर्ड लगा होगा और वहाँ अनगिनत सरदारगण बड़े बड़े साफे बांधे, लंबी दाढ़ी फटकारे, कोट पैंट बूट डाटे, खाट या टेबल पर बैठे रोटियां खाते दिख पड़ते हैं। छुआछूत को तो इन्होंने डंडे मारकर दिल्ली से नज़ाकत के साथ दूर ही कर दिया है। शाम को आप जरा चांदनी चौक में एक चक्कर लगाइए। पंजाबी युवतियाँ और प्रौढ़ बारीक दुपट्टा माथे पर डाले, सलवार डाटे, मुंह खोले बेफिक्री से कचालू वाले के इर्द गिर्द बैठकर कचालू आलू खाती नजर आती हैं। कभी कभी ब्याह शादी के जुलूसों में जौहरियों की वह देहलवी नुक्केदार पगड़ियाँ कुछ पुराने सिरों पर नजर आ जाती थीं, परंतु वह निमास्तीन अंग रखे वसली के जूते, दुपल्ली दो माशे की टोपी, बगल में महीन शरबती का दुपट्टा तो बिल्कुल हवा हो गए हैं। सर्दे के दामन और सफ़ेद शरबती की चादरें लपेटे अब दिल्ली की ललनाएं नहीं दिख पड़ती। न अब वे जड़ाऊ जेवर ही उनके बदन पर दिख पड़ते हैं, जिनकी बदौलत 2000 जड़िए और 5000 सुनार दिल्ली से अपनी रोजी चलाते थे। अब तो बारीक क्रेप की फैशनेबल साड़ियाँ, उन पर नफासत से कढ़ी हुई बेलें, बिना आस्तीन के जंपर जिनमें से आधी छाती और समूची मृणाल भुजाएं खुला खेल खेलती हैं, साथ में ऊंची एड़ी के रंग बिरंगे सैंडल जूते, चांदनी चौक में देखते देखते आंखें थक जाती हैं। देश की इन पर्दाफाश बहनों में सुशिक्षिताएं तो बहुत कम ही हैं। ज़्यादातर मोर का पंख खोसकर मोर बनने वाले कौवे जैसी हैं। इसका पता उनके चेहरे पर पुते हुए फूहड़ ढंग के पाउडरों से, होठों में खूब गहरे लगे गुलाबी रंग से, तीव्र सेंट से, तराबोर चटकीले रेशमी रुमाल से, बालों में चमचमाते नकली जड़ाऊ पीनों से अनायास ही लग जाता है। कभी कभी तो अधकचरी मेम साहिबा की कोमल कलाइयों में दिल्ली फैशन के सोने के दस्तबंदों और अनगिनत चूड़ियों के बीच फैंसी रिस्ट वॉच तथा पैरों के जेवरों पर ऊंची एड़ी का सैंडल शू मन में अजब हास्यरस उत्पन्न करता है। खासकर उस हालत में जबकि उनके पालतू पति महाशय पतलून पर लापरवाही से स्वेटर पर कोट डाले उनके पीछे पीछे उनकी खरीदी चीज़ों का बंडल लिए बड़े उल्लास से चलते फिरते और मुसाहिबी करते नजर आते हैं। 38 वर्ष हुए उस समय दिल्ली के चांदनी चौक में। अब जहाँ अगल बगल पैदल चलने वालों के लिए पटरियाँ बनी हैं, वहाँ सड़कें थीं। सड़कें कंकड़ की थीं। उनमें बहली मंझोलियाँ इक्के सरपट दौड़ा करते थे। दोनों समय उन सड़कों पर छिड़काव हुआ करता था। बीचों बीच अब जहाँ चमचमाती सीमेंट की पुख्ता सड़क है, नहर पर पटरी बनी थी। उनके दोनों ओर खूब घने वृक्षों की छाया थी। ज्येष्ठ बैसाख की दोपहरी में भी वहाँ शीतल वायु के झोंके आया करते थे। उस पटरी पर बड़ी बड़ी भीमकाय बेतों की छतरियाँ लगाए खोंचे वाले अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानों लिए बैठे रहते थे। उनमें बिसाती टोपी वाले, टुकड़ी वाले, घी के सौदे वाले, दही बड़े वाले, चने की चाट वाले, कचालू वाले, मेवा फरोश तथा फल वाले भी सभी होते थे। उनसे भी छोटे दुकानदार अपनी छोटी सी दुकान को किसी टोकरी में सजाए
गले में लटकाए घूम फिर कर सौदा बेचा करते थे। सैकड़ों आदमी उन वृक्षों की घनी छाया में पड़े हुए थकान उतारा करते थे। घंटाघर के सामने कमेटी की संगीन इमारत के आगे अब जहां महारानी विक्टोरिया की मूर्ति रखी हुई है, वहां काले पत्थर का एक विशालकाय हाथी खड़ा था, जिसे जयमल फत्ते का हाथी कहकर बूढ़े आदमी उस पटरी पर वृक्षों की ठंडी छाया में लेटे उनिंदी आंखों में खमीरी तंबाकू का मद भरे भांति भांति के किस्से कहानी कहा करते थे। दिल्ली के निवासियों की बोली में एक अजीब लोच था। खोंचे वाले की आवाज़ें भी एक से एक बढ़कर होती थीं। सब्जी तरकारियों में जो पहले चलती, वही दिल्ली के रईस खाते थे। भिंडी और करेले जब तक रुपए सेर बिकते थे, कच्ची आम की कैरियाँ जब तक 12 आने सेर बिकती थीं, तभी तक वे दिल्ली वालों की खाने की चीज़ समझी जाती थी। सस्ती होने पर उन्हें कोई नहीं पूछता था। बेर के मौसम में लोग बेरों को चाकू से छीलकर उन पर चांदी का वर्क लपेटकर खाते थे। लताफत और नजाकत हर एक बात में थी। जैसे वे महीन आदमी थे, वैसे ही उनका रहन सहन भी था। फागुन लग गया था। बसंत पूज चुका था। सर्दी कम हो गई थी। वसंती हवा मन को हरा कर रही थी। बाजार में नर्म नर्म पतली ककड़ियों के कूजे बिकने आने लगे थे, पर उनके दाम काफ़ी महंगे थे। इसलिए यह रईसों का ककड़ी खाने का मौसम था। एक जवान कुंजड़ा सिर पर नांगी सराफा बेपरवाही से बांध, बदन पर तंजेब का ढीला कुर्ता पहने, गले में सोने की छोटी सी तावीज़ काले डोरे में लटकाए, आंखों में सुरमा और मुंह में पानों की गिलोरियां दबाए, कमर में चौखाने का तहमत और पैर में फूलदार सलेम शाही आंधी छटांग का जूता पहने ककड़ियाँ बेचता पटरी पर मस्तानी अदा से घूम रहा था। उसके हाथ में झाऊ की एक सुफियानी चौड़ी टोकरी थी। उस पर केले के हरे पत्तों पर गुलाब के फूलों के बीच ककड़ी के 2 रवे रखे थे। टोकरी उसके दाहिने हाथ में अधर धरी थी। वह अपनी मस्त आंखों से इधर उधर घूमता झूमती झूमती ललकती भाषा में आवाज़ लगाता था। नाजुक ये ककड़ियाँ ले लो, लैला की उंगलियाँ ले लो, मजनू की पसलियाँ ले लो, नाजुक ये ककड़ियाँ ले लो। पीछे से आवाज़ आई, ककड़ी वाले, जरा वरे को आना। उसी भांति मस्तानी अदा से पुकारता हुआ ककड़ी वाला पीछे को फिरा। पुकारने वाला कहार था। वह एक बुढ़ा आदमी था। उसकी सफ़ेद सफ़ेद बड़ी मूछें, पक्का रंग, लट्ठे की मिर्जई, दुपल्ली टोपी और चौखाने का अंगोछा कंधे पर पड़ा हुआ था। ककड़ियों को देखकर उसने कहा, सिर्फ 2 ही रवे हैं? अभी ककड़ियाँ कहाँ? वह तो कहो, मैं 4 रवे लाया था, 2 बिक गए, 2 ये हैं। लेना हो तो लो, मेल भाव का काम नहीं, चवन्नी लूँगा। बूढ़ा कहार अभी नहीं बोला था। एक युवक ने तीव्र आवाज में कहा, अठन्नी लो जी, ककड़ियाँ हमें दो। पहलवान युवक भी कहार था। उसकी मसें अभी भीगी थीं। भुजदंडों में मछलियाँ उभर रही थीं। उसने हेरती हुई आंखों से बूढ़े कहार की ओर देखा और अठन्नी ठन से झावे में फेंक दी। सौदा हमसे हुआ है जी, ककड़ियाँ हम लेंगे, यह लो 1 रुपया। ककड़ियाँ हमें दो। कुंजड़ा क्षण भर स्तंभित रहा। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से युवक की ओर देखा। युवक ने कहा, कुछ परवाह नहीं, हम 2 रुपये देंगे, हम 5 रुपये देते हैं, हम 10 देते हैं, यह लो 20 रुपये। ककड़ी तो हम ले चुके, 25 है यह, ककड़ी हमने ली, हमने 30 दिए। युवक के माथे बल पड़ गए। उसने कहा, हम 50 में खरीदते हैं, लाओ ककड़ियाँ इधर दो। बूढ़े कहार ने हंस दिया और आज्ञा की दृष्टि से युवक की ओर देखकर जरा सीधा खड़ा होकर उसने तेज स्वर में कहा, मैंने 100 रुपये में दोनों ककड़ियाँ खरीद लीं। युवक कहार क्षण भर घबराई दृष्टि से बूढ़े की ओर देखता रहा। बूढ़े ने विजय गर्वित दृष्टि से उसे घूरते हुए कहा, दम हो तो बढ़ो आगे, ककड़ियाँ 5,000 तक मेरे यहाँ जाएंगी। सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए थे। युवक लज्जा और क्रोध से भरकर चुपचाप चल दिया। सैकड़ों कंठों से नारा बुलंद हुआ, वाह भाई मेहरा, क्यों न हो, आखिर तू है किस घराने का नौकर जो इस समय दिल्ली की नाक है, शाबाश। बूढ़े ने कमर से रुपए खोलकर गिन दिए, ककड़ियाँ लीं और इस भांति अपने मालिक के घर को चला जैसे वह एक राज्य विजय कर लाया हो। बूढ़े ने अपने मालिक लाला जगत नारायण जी के सामने जाकर फूलों और केले के पत्तों में लिपटी हुई ककड़ियाँ रख दी। शाम हो चली थी। लाला जी ने पूछा, क्या 2 ही मिली? जी हाँ, बाजार भर में सिर्फ 2 ही ककड़ियाँ थीं, जिन्हें आपका सेवक 100 रुपये में खरीद लाया है। इसके बाद कहार ने जो घटना बाजार में घटी थी सब कह सुनाई। लाला ने सब सुना। क्षण भर वे स्तंभित रहे। क्षण भर बाद उन्होंने अपने गले से
सोने का तोड़ा उतार कर बूढ़े के गले में डाल दिया और उसके बदन में दुशाले लपेट कर स्वयं भी उससे लिपट गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, शाबाश मेरे प्यारे रामदीन, तुमने बाजार में मेरी प्रतिष्ठा बचा ली। इसके बाद उन्होंने चांदी की तस्तरी में ककड़ियों को उन्हीं गुलाब के फूलों में रखकर ऊपर कम ख्वाब का एक रुमाल ढांक कर कहा, जाओ लाला शिव प्रसाद जी से मेरा जय गोपाल कहना और कहना कि आपके सेवक ने यह प्रेम की सौगात भेजी है और हाथ जोड़कर अर्ज की है कि स्वीकार करके इज्जत अफजाई करें। युवक से सब घटना सुनकर शिव प्रसाद जी चुपचाप मसनद पर लुढ़क गए। मुंह की गिलोरी उन्होंने थूक दी। नौकर चाकर चिंतित हुए, पर कोई कुछ नहीं कह सकता था। थोड़ी ही देर में बूढ़े रामदीन ने आकर अदब से आगे बढ़कर तस्तरी लाला शिव प्रसाद जी के सामने रख दी और हाथ जोड़कर अपने मालिक का संदेश भी निवेदन कर दिया। लाला शिव प्रसाद जी चुपचाप एकटक तस्तरी में रखी दोनों ककड़ियों को देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने ककड़ियां भीतर भिजवा दी और तश्तरी अशर्फियों से भरकर कहा, यह तुम्हारा इनाम है। लाला जगत नारायण जी से हमारा जय गोपाल कहना। बूढ़े रामदीन ने झुककर सलाम किया और चला आया। धन्यवाद।